Good evening and good afternoon and welcome everyone to this live session. Can you all hear me? Can you all see me? So, in today's daily editorial and news analysis class, we are going to talk first of all about the bond yield. Bond yield क्या होता है? ठीक है, inflation spurs spike in bond yield. Inflation की वजह से bond yield में increase होना. क्यों ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉन्ड होती क्या है. गवर्नमेंट बॉन्ड, जब कभी गवर्नमेंट को मनी बोरो करनी होती है तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिनेंस मिनिस्ट्री 10 लाख करोड़ या 10,000 या 1,000 करोड़ रुपए बेयरर को, जिसके पास बॉन्ड है, उसको पे करेगी. ठीक है, ये बॉन्ड्स आरबीआई के थ्रू सेल करी जाती हैं. अब ये बॉन्ड किसके पास होगी? एचडीएफसी, एसबीआई, दीज पीपल, दीज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे इन्वेस्ट देयर मनी इनटू बॉन्ड्स. ओके, वो अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो अब इनको क्या रिटर्न मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर इस बॉन्ड पे लिखा है कि 1000 करोड़ के बदले में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स बॉन्ड वुड मैच्योर आफ्टर 10 ईयर्स. ये 10% जो है इसको कूपन रेट कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में कूपन रेट. क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है? यील्ड क्या होता है? यील्ड तो यही हुई कि अगर 10% मिलेगा, यानी कि बॉन्ड पे $100 या 1000 रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज हैं तो 100 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे. ठीक है, 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे हर बार, एवरी ईयर. ये तो हो गई बॉन्ड इंटरेस्ट. सिंपली स्पीकिंग ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया. लेकिन हम बॉन्ड यील्ड क्यों कह रहे हैं इसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड देन? यील्ड का मतलब क्या है? आज थोड़ा सा समझते हैं इसको, उसके बाद वी विल जंप टू एडिटोरियल्स and then some of the news articles are also there. Okay, so yield का मतलब ये है कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं आज वैसे. so here it is, inflation spurs, inflation leads to increase in the bond yield. This is the simple meaning of it. रुपी हिट्स 1 month low. तो आज हम दो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजें समझेंगे जो कि हम इकोनॉमिक्स में मैं अपने बैच में समझाता हूं. तो दो चीजें क्या है यहां पे कि क्यों इन्फ्लेशन के बढ़ने से रुपी की वैल्यू डाउन हो जाती है, और दूसरा कि क्यों इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है. इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ जाती है, इसको समझना. बहुत अच्छी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये. मान लो कि आपने एक बॉन्ड परचेज करी 1000 रुपए पार वैल्यू. पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू. ठीक है, यू परचेज द बॉन्ड एट 1000 रुपीज पार वैल्यू विद अ 10% कूपन, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. कूपन रेट जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो चीजें बहुत सिंपल हैं. इशुअर पेज यू रुपीज. इशुअर कौन है? गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी बॉन्ड्स को इशू करता है, लेकिन आम तौर पे हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं. क्लियर? ऑलराइट, सो द इशुअर पेज यू रुपीज 100 a year for 10 years and then pays you back रुपीज 1000 ऑन द स्केड्यूल्ड डेट. तो स्केड्यूल डेट क्या है? 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगी. ठीक है, आपको जो मूल राशि है, जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल दैट यू हैड इन्वेस्टेड, यू विल गेट बैक आफ्टर 5 years or 10 years, whatever is the maturity period. But you will keep on getting 100 rupees. अगर तो cumulative bond है, cumulative interest मिलेगा तो नहीं, तो हर साल 100 रुपए नहीं मिलेंगे, वो ऐड होते जाएंगे. पहले साल 1000 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल 1100 पे, उसके अगले साल 1200 पे, उसके अगले साल 1300 पे. राइट? तो यहां पे हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि हर साल 100 रुपए मिल जाते हैं और 1000 रुपए डिपॉजिटेड रहेगा. ठीक है, अब यील्ड क्या है? यील्ड इज देयर फॉर सिंपल, क्योंकि हम होल्ड करके रख रहे हैं. लेकिन मान लो कि आपने ये बॉन्ड परचेज करी थी, अब क्योंकि आपको ये समझ में आया कि आपने बॉन्ड परचेज करके रखी है, और जो एप्पल का फोन, जो एप्पल आप परचेज कर सकते थे, आजकल सेब नहीं खाते तुम लोग, मॉडर्न हो गए हो, है ना,
तो जो एप्पल, जो संतरे, जो कीनू, जो मौसमी तुम लोग अभी पिछले महीने 60 रुपए किलो खरीदते थे, वो अब 66 रुपए किलो हो गई। तो तुमने तो पैसे लगा रखे हैं इसमें, तुम्हें तो 100 ही रुपए मिलेंगे, इन्फ्लेशन कितनी भी बढ़ती रहे। तुमने ये सोचा कि यार ये बॉन्ड की वजह से घाटा हो रहा है, बॉन्ड को छोड़ के कुछ और चीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। स्टेइंग इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज the price of the other items is going to get inflated. Because the rate of general inflation in the economy is increasing, so there is no point in retaining this 1000 rupees. Cool है ना? 1000 रुपए पे 100 रुपए मिलते रहेंगे, 10% तो इन्फ्लेशन का रेट हो गया। तुम्हें, अगर तुम समझदार रैशनल कस्टमर हो, रैशनल कंज्यूमर या इन्वेस्टर हो, तुम्हें किसी ऐसी चीज में पैसे लगाने चाहिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ऊपर मिलता हो। 11%, 12%, 13%, 14%, 15%। तुम शेयर मार्केट में पैसा लगा लोगे, है ना? तो तुम क्या करोगे? तुम इस बॉन्ड को मेरे जैसे स्मार्ट आदमी को बेच दोगे। मैं बुलिश हूं। मैं कौन हूं? बुल। मैं ये सोचता हूं कि इस बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। तुम मेरे पास आए, स्टॉक मार्केट पे हम मिले, जैसे तुम लोग फेसबुक पे, टिंडर पे मिलते हो, हम लोग स्टॉक मार्केट में मिले, क्योंकि मेरे जैसे लोग, स्मार्ट लोग तुम्हें स्टॉक मार्केट में ही मिलेंगे, इधर उधर मंडराते हुए नहीं मिलेंगे, राइट? काम धंधे में ही मिलेंगे। तो मैंने तुम्हें बोला, हाँ बोल बेटा क्या चाहिए? तुमने बोला 1000 रुपीज की मैंने खरीदी थी, मैं 1000 की ही बेचूंगा। मैंने बोला कि 1.5 आना क्यों बन रहे हो? मैंने बोला कि मैं इसको 800 रुपए में परचेज करूंगा। आई वुड परचेज दिस बॉन्ड फ्रॉम यू एट 800 रुपीज। तुम्हें नहीं पता इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तुम्हें नहीं पता निर्मला मैडम के बाल पूरे सफेद हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन से कुत्ते ने काटा है कि जो मैं इसको 1000 रुपए में खरीदूंगा? अगर देसी लैंग्वेज में इसको समझाएं, है ना? आई हैव नॉट बीन बिटन बाय एनी मैड डॉग दैट आई वुड परचेज अ बॉन्ड व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो सो मच ऑफ अमाउंट। गवर्नमेंट जब इतना ज्यादा पैसा बोरो करती जा रही है, तो मैं उसी गवर्नमेंट की बॉन्ड लेके बैठा हूं, या तुम उस गवर्नमेंट की बॉन्ड लेके बैठे हो। तो ये तो वही बात हो गई कि मैडम का बाल बाल कर्जे में है और तुम उसी मैडम का पैसा, उसी मैडम के एश्योरेंस पे बैठे हो कि वो मैडम तुम्हें 10 साल के बाद तुम्हारा 1000 या 1000 करोड़ वैसे के वैसे वापस कर देगी। ये तो वही बात हो गई कि विजय माल्या पे भरोसा लगाना, है ना? गलत हो जाएगा। इसीलिए जब गवर्नमेंट पे, प्लीज राइट डाउन, व्हेनेवर द डेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज, जब कभी गवर्नमेंट का डेट लेवल बढ़ता है, लिखो शाबाश, जब कभी गवर्नमेंट का डेट लेवल इंक्रीज होता है, तब क्या होता है? मैं देखो देसी वे से पढ़ा रहा हूं, कोई ये मत बोलना कि ऐसे बोलते हैं सर क्लास में, है ना? वो टीचर लगना जरूरी नहीं है, क्योंकि फटीचर बहुत घूम रहे हैं बाहर, तुम्हें भी पता है ना। समझ में आया? मैं मजे से पढ़ा रहा हूं, मजे से समझना, और यहीं की बातें यहीं भूल जाना, कॉन्सेप्ट्स यहां से लेके जाना बस। इफ द गवर्नमेंट बोरोज, इफ द डेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज, then the price of the bond would fall, then the price of the bond would fall, ठीक है? If the debt level of the government increases, then the price of the bond would come down. Am I right? Clear? If the price of the bond, if the debt level of the government increases, price of the bond would come down. क्यों? क्योंकि प्राइस कम क्यों आएगा? क्योंकि जो इसको होल्ड करके बैठा है उसको पैनिक हो जाएगा। तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी बॉन्ड्स हो जिसको, अगर मान लो तुमने टाटा की बॉन्ड्स परचेज कर रखी हैं और टाटा इज ऑन अ बोरोइंग स्प्री, टाटा इज बोरोइंग एंड बोरोइंग, तो तुम्हें लगेगा यार पागल हो गया है टाटा, मतलब इतना पैसा बोरो कर रहा है, मैं इसकी बॉन्ड बेच देता हूं सस्ते में। आज 800 रुपए मिल रहे हैं, कल को पता लगा 500 ही ना मिले, कंपनी दिवालिया हो जाए, राइट? बॉन्ड इज लाइक अ लोन दैट यू आर गिविंग टू कंपनी, एज सिंपल एज दैट। अब तुमने जब ये बॉन्ड 800 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो मेरे को क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मेरे को जो रिटर्न गारंटीड है 100 रुपीज, वो तो मुझे मिलेंगे ना, क्योंकि यहां पे सरकार और मैं बीच में, सरकार बीच में नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने बॉन्ड बेची, तुमने बॉन्ड खरीदी, यू आर सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 200 रुपीज टू जेवी, बट गवर्नमेंट ने तो तुम्हें इंटरेस्ट गारंटी कर रखा है ना इस बॉन्ड पे कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा 10% कूपन रेट,
ठीक है, 10% बॉन्ड 1000 रुपीज पे। अब गवर्नमेंट तो तुम्हें 10% देती रहेगी। पहले जब तुम्हें 1000 रुपीज पे 100 रुपए मिल रहे थे तो यील्ड था, यील्ड कितना था? 10%। अब जब मुझे 800 रुपए पे 100 रुपए मिलेंगे तो मेरा यील्ड ज्यादा हो गया, मेरे लिए इस बॉन्ड का यील्ड ज्यादा हो गया। समझ में आया? 100 रुपीज, अब मैं 100 को इससे डिवाइड करूंगा 1/8 ऑफ 100%, राइट? तो मेरा 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मेरे को इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो मुझे इतना ही मिल रहा है 100 रुपीज 10%, लेकिन जब कोई बोरोवर इसको सस्ते में खरीद लेता है, जब कोई बॉन्ड इन्वेस्टर मेरे जैसा इसको सस्ते में खरीद लेता है और उसका इंटरेस्ट रेट उसे सेम मिलता है, उसको हम टेक्निकल भाषा में यील्ड कहते हैं, YIELD। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने और पैसा बोरो कर लिया। लेट अस सपोज दैट द गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट एबल टू मैनेज इट्स फिनेंसेस, फिस्कल डेफिसिट हाई है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ और करा, रेपो रेट या डिसइन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गई, या फिर मान लो कोविड के केसेस बढ़ते चले गए। कोविड के केसेस बढ़ने का मतलब क्या है बताओ? सिंपल से सोचो, कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शन नीचे जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, है ना, कंपनीज आगे नहीं आएंगी, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम जाएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में इनकम टैक्स कम, इनकम कम जनरेट होगी, जीडीपी डाउन जाएगा। जीडीपी डाउन जाएगा, अगर ये न्यूज आएगी तो इसका बॉन्ड के रेट पे क्या इंपैक्ट होगा? बॉन्ड के रेट पे इंपैक्ट ये होगा कि बॉन्ड का रेट नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो मेरे जैसे मुनाफाखोर, यानी कि जो कम दाम पे खरीदना चाहते हैं, वो बुलिश लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे। दोज हु आर बुलिश अबाउट द मार्केट इन द कमिंग डेज। सो आगे मान लो अब मेरे को भी डर लगने लग गया कि मैडम ने और पैसा बोरो कर लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन था मान लो सक्षम, उसको मैंने ये बॉन्ड 700 रुपीज में बेच दी। अब जब उसका यील्ड रेट हम निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहेगा 100, 700 पे 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो इसका यील्ड रेट और अबव जाएगा। क्लियर? यील्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। Yield increases, yield on the bond increases, yield on the bond increases, लिखो लिखो शाबाश, yield on the bond increases with the increase in inflation। समझ में आया? इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कोई मूर्ख ही होगा, somebody would be fooled to retain the bond at 1000 rupees and would be getting 100 rupees every time the price of the items, general items, आलू प्याज टमाटर, एप्पल का फोन, एप्पल खाने वाला, चाय पत्ती, सब कुछ बढ़ रहा है, तो कोई 100 रुपए में क्यों खुश रहेगा? इस ऐसे टाइम पे तो फिर निकल जाना चाहिए, है ना। इन्फ्लेशन जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग बॉन्ड को बेच के कुछ और खरीदने लग जाते हैं। तो एवरी टाइम द इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, देन यील्ड ऑन द बॉन्ड इंक्रीजेज। देखो गवर्नमेंट मेरे को नहीं जानती, गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि जिसके पास ये बॉन्ड होगी उस पे लिखा है कि 1000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। गवर्नमेंट को ये थोड़ी पता है कि मैंने तुमसे 700 रुपए में खरीदी, है ना। गवर्नमेंट को ये सब नहीं पता, गवर्नमेंट ने तो ये लिखा है कि हम इसको 1000 रुपए में खरीदेंगे बस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ हाउएवर यू डिसाइड टू सेल इट इन द मार्केट, यू वोंट गेट ₹1000। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड प्राइजेस चेंज ऑन अ डेली बेसिस। कोविड के केसेस बढ़ गए, बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने अपना, मैं जो ये वेरिएबल्स बता रहा हूं ना बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, ये वेरिएबल्स जो मैं बता रहा हूं अभी, जैसे अगर गवर्नमेंट ने अपना हाई इंटरेस्ट रेट वाला कर्जा उतार के लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जा बोरो कर लिया, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने अपना हाई इंटरेस्ट रेट वाला कर्जा वो कर दिया, पे ऑफ कर दिया, और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वर्ल्ड बैंक या IMF से बोरो कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा? बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को सस्ती डील मिल रही है। अगर गवर्नमेंट की 2G स्पेक्ट्रम सेल से आने वाला पैसा बजट में जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा, राइट।
क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जिस गवर्नमेंट की वो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट फायदे में चल रही है, जिस कंपनी की वो बॉन्ड है। अगर मान लो रिलायंस को कोई बहुत बड़ी डील मिल गई, रिलायंस जियो ने फेसबुक को अपना शेयर्स बेच दिए बहुत महंगे दाम पे, तो रिलायंस की बॉन्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अगर रिलायंस को घाटा हो गया, अनिल अंबानी को जेल हो गई, होनी चाहिए वैसे तो क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस, रिलायंस की बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। विजय माल्या को जेल होगी तो किंगफिशर की जो बॉन्ड है वो फिशिंग करने लगेगी, फ्लाई तो कर नहीं पाएगी, राइट? मतलब समझ में आया? रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, द कूपन रिमेन्स द सेम। कूपन रेट मतलब remains the same. In our example, the bond holder continues to receive ₹100 a year. What changes is the bond yield. पढ़ोगे इसको, अब समझ में आ जाएगा। चलो आगे, अब ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इंडियाज बेंचमार्क 10-year बॉन्ड यील्ड क्लोज एट इट्स। ये कहाँ पे क्लोज हो रही हैं? ऐसा थोड़ी है कि चीनी का डब्बा खोला, खाया किसी ने और बंद कर दिया। शेयर मार्केट में क्लोज हो रही हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में प्राइसेस डेली उतरते चढ़ते रहते हैं। गवर्नमेंट ने बॉन्ड बेची, वो है प्राइमरी सेल। जैसे ही बॉन्ड बिकती है वो लिस्टिंग हो जाती है उसकी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब यहां से बायर्स इसको रोज खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सब चलता है। गवर्नमेंट ने बेची आपको, अब आपकी ये बॉन्ड का नंबर है 00100 जो भी है, ठीक है, 100425678, वो यहाँ पे लिखा है। अब आप ये बॉन्ड को बेचना चाहते हो, यहां से मैं इसको परचेज करना चाहता हूं। तुम बोलोगे कि 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, कोई नहीं खरीदेगा। तो कंप्यूटर में वो जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, वो इसका प्राइस ये दिखा देगा कि ये नहीं बिक रही। जैसे ही मैं इसको बोलूंगा यहाँ से 800 रुपए की बोली लगाऊंगा, मैंने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप किया 800 रुपीज में आई एम रेडी टू परचेज दिस बॉन्ड, तो आपको ये दिख जाएगा कि 800 रुपीज की डिमांड आई है, बेचनी है। आपने एंटर किया यस बेचनी है, तो वो 800 रुपीज पे बिक जाएगी, ठीक है। फिर आपके बाद कोई और आएगा उठता चलता कि अच्छा हाँ आज मैं बॉन्ड बेच देता हूँ, घाटा होगा। उसको ये दिखाया जाएगा कि पिछले 24 घंटे में किस प्राइस पे बॉन्ड्स बिकी हैं, और वो प्राइस उसको दिखा दिया जाएगा। अब वो भी आपकी तरह घाटा नहीं झेलना चाहेगा, वो ये करेगा कि मैं बॉन्ड 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, उसको दिखाया जाएगा कोई नहीं खरीद रहा, राइट। फिर अगर सरकार और निर्मला करती रही, मतलब इकोनॉमी नहीं मैनेज कर पाई, तो बॉन्ड का प्राइस शायद कोई 750 रुपये लगा देगा। समझ में आया? इस तरह से प्राइस गिरता रहता है। शेयर मार्केट में जो हो रहा है उसका बॉन्ड की एक्चुअल परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे इट्स लोन टू दी पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दी बॉन्ड। बट जो लोग मुनाफाखोरी करने आते हैं ना, वो लोग शेयर्स को, बॉन्ड्स को, इसी तरह से सोने को, गोल्ड को इसी तरह से खरीदते बेचते रहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स जंप टू दी एडिटोरियल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया का बेंचमार्क 10-year बॉन्ड यील्ड एंडेड एट 6.04% आफ्टर टचिंग 6.05%, इट्स हाईएस्ट सिंस April 30, up 4 basis points on the day. Retail inflation rate rose 6.3% year on year. Retail inflation rate बढ़ रहा है from 4.29% in April and sharply above the analysts' estimate of 5.3%. जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू क्यों गिरती है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू क्यों गिरती है? इसलिए गिरती है कि रुपी वुड बी एबल टू बाय lesser value of goods, lesser quantity of goods in the domestic territory. जिस करेंसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में वैल्यू गिर रही है, ठीक है, रुपये की वैल्यू यहीं पे गिर रही है, तो डॉलर टर्म्स में उसकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि जब वो अंतरराष्ट्रीय आइटम्स हम कुछ खरीदेंगे, क्रूड ऑयल, इंपोर्टेड आइटम्स हम खरीदेंगे, उनके लिए भी तो हमें ज्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे। कॉमन सेंस है ना? समझ रहे हो ना? रुपये पहले तुम यहाँ पे 1 रुपये में, चलो मान लो 100 रुपये में 10 किलो आलू खरीद लेते थे, अब 100 रुपये में 8 किलो आलू आ रहे हैं, राइट। तो 100 रुपये में एक एप्पल कैसे आ जाएगा? पहले एक एप्पल आ जाता था, अब नहीं आएगा। अब वो 2 एप्पल आ जाते थे, अब 1 एप्पल आएगा। समझ में आया? वैसे ही जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर रुपये की वैल्यू गिरती है तो इंटरनेशनल एरिना में भी रुपये की वैल्यू गिरने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये सारा कुछ, ट्रेडर्स आर वरीड अबाउट इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन बियॉन्ड आरबीआईज मैंडेटेड टारगेट बैंड। पिछले दिनों हमने देखा न्यूज़पेपर्स में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दोबारा से ये टारगेट लिया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये कहा है कि हम
रेट ऑफ इन्फ्लेशन को 2% से नीचे नहीं आने देंगे, 6% से ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन ट्रेडर्स को जब ये दिखा कि इन्फ्लेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, क्योंकि आरबीआई ने सरकार को ये कहा है कि हम अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस लेके चलेंगे। आरबीआई सरकार को अकोमोडेट कर रहा है, पैसा मार्केट में रिलीज करे जा रहा है, ठीक है। रेपो रेट को अनचेंज रख दिया, रेपो रेट को पहले लो किया और फिर उसको लो रहने दिया, अनचेंज्ड छोड़ दिया। इससे क्या है, लोग ज्यादा पैसा बोरो कर पा रहे हैं। पीपल आर एबल टू बोरो मोर मनी। सिंस दे आर एबल टू बोरो मोर मनी, व्हाई दे आर एबल टू बोरो मोर मनी? Why are they able to borrow more money? They are able to borrow more money because it is costing them lesser rate of interest. उनको rate of interest कम देना पड़ रहा है, right? अब उनको rate of interest कम देना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा borrow कर रहे हैं। Since they are borrowing more, they are purchasing more. मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं है, आलू कम है, चाय कम है। एकदम से थोड़ी है कि आरबीआई ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, किसान ने बोला कि चलो मैं अभी जादू करता हूं और 10 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल अनाज उगने लगेगा, ऐसे थोड़ी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना आसान है, बट कॉन्कॉमिटेंटली डिमांड बढ़ जाएगी। कॉन्कॉमिटेंटली पैरेलली क्या सप्लाई उतनी बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। एकदम से थोड़ी है कि गन्ने खड़े हो जाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी, नहीं बनेगी, है ना। ऐसे थोड़ी है कि तुमने अगर ज़्यादा आलू खरीदने शुरू कर दिए तो अपने आप चिप्स बनने लगेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, नहीं है ना ये पॉसिबल। इसीलिए शॉर्ट टर्म में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है आरबीआई, तो सरकार उसके ऊपर दबाव डालती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, क्योंकि पैंडेमिक आ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोन लेके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके कार ले लेंगे, कार लेंगे तो बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता शॉर्ट टर्म में, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो रुपये की वैल्यू गिर रही है ना, ये मतलब है। तो दिस वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल। बाकी की चीजें आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज 69%, ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। इंडियाज एक्सपोर्ट, हम 2 अकाउंट उस दिन भी बना चुके थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 69% इंक्रीज हुए हैं इन मई, ड्रिवन बाय हेल्दी ग्रोथ इन सेक्टर्स सच एज इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। इवन एज द ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड टू $6.3 बिलियन। इंपोर्ट्स ग्रू बाय ऑलमोस्ट 74%। तो इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रहे हैं। वैल्यू टर्म्स में इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग मोर देन द एक्सपोर्ट्स, and that is why this is happening. Exports during April to May this year jumped to $62.9 billion from $29.4 billion in the year earlier period. Imports were recorded at $84.3 billion, an increase from $39 billion. तो जब अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये भी कर देता हूँ। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? Since bonds issued by the government of India or any private company, they are denominated in rupees. जब उनको वापस पे किया जाएगा, रुपीज में पे किया जाएगा, ठीक है, रुपीज में ही पे किया जाएगा ना उनको। तो जब बॉन्ड्स, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो यानी कि हमारे पास डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, है ना। डॉलर ज्यादा आ रहे हैं तो रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, राइट। रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, यानी कि भारत की इकोनॉमी, इंडिया की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। समझ में आया? जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल, व्हेन एवर द क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीजेज इट लीड्स टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द ओके आकाश, फाइनली यू आर इन, ओके clear. Whenever the crude oil prices increase, bond price will come down. Bond price is negatively proportionate to or is negatively associated with the crude oil price. Crude oil price increases, bond yield increases, bond price will fall, bond yield will increase. समझ में आया? बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तभी तो yield बढ़ेगी। The relation between, there is an inverse relationship between the price of the bond and yield on the bond. लिख लो इसको, ठीक है। ये चीजें बच्चे मैं इकोनॉमी में कवर करा रहा हूं।
जिन लोगों का इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी सही नहीं है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इकोनॉमी का बैच हमारा कल स्टार्ट हुआ है। वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग्स, कैनरा बैंक टू बाय 12% स्टेक इन बैड बैंक। बैड बैंक ऐसा नहीं है गंदा सा बैंक, नहीं। Bad bank is there to do a good job. Bad bank refers to a financial institution that takes over the bad assets of the lenders and undertakes resolution. देखो पीएनबी के बैड लोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब पीएनबी का मैनेजर सर पकड़ के ऐसे बैठा है, हे राम मैं क्या करूं, इतने सारे बैड लोन हो गए, निर्मला मारेगी, ठीक है। पीएनबी हो गया, एसबीआई के भी इतने सारे बैड लोन्स हैं। तो अब ये बैंक्स के सीईओज, मान लो कि तुम हिंदू नहीं पढ़ पाते, अब तुम अपनी बालकनी में टंगे हो, ठीक है, बालकनी में खड़े हो इतने देर सुबह से, रद्दी वाला आएगा, उसको 10 रुपये वाला, कोई बोलता है 10 रुपये लूँगा 1 किलो, कोई बोलता है 12 रुपये लूँगा, कोई बोलता है 15 रुपये लूँगा। तुम सुबह से खड़े हो, तुम ये चाह रहे हो कि 20 रुपये किलो रद्दी बिक जाए, बिकेगी नहीं बिकेगी, तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम अपना IAS की तैयारी व्यारी करो और ये जो रद्दी वाला काम है ये स्क्रैप वेंडर पे छोड़ दो, ठीक है। वो अपना काम कर लेगा, उसका काम है पैसे कमाना, ठीक है, वो अपने आप देख लेगा। ये बैड बैंक क्या कर रहे हैं, ये सभी बैंक्स क्या कर रहे हैं, rather than wasting their precious energy and time in recovering the money from Vijay Mallya or Jet Airways or other bad loans, they are going to set up a company called as Bad Bank. They are going to set up a company. तो ये बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक में सबसे पहले शेयर कैपिटल चाहिए होगा 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, ठीक है। उसमें से 12% कैनरा बैंक ने पैसा लगा दिया, यानी कि 1200, फॉर एग्जाम्पल 1200 करोड़ रुपीस कैनरा बैंक ने बोला कि हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेयर एंड गुड। अब ये बैड बैंक क्या करेगा, एसबीआई के जो बैड एसेट्स है ना, ये इनसे परचेज कर लेगा। 10,000 करोड़ में से एसबीआई को बोला कि अच्छा तुम्हारा जो वो विजय माल्या वाली कंपनी का जो तुमने लोन दिया था वो कंपनी पे नहीं कर रही है। एसबीआई बोलेगा हाँ 2500 करोड़ रुपीस के वो एसेट्स हैं, ठीक है। बैड बैंक बोलेगा देखो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से अब विजय माल्या पराजित हो चुका है, हार चुका है, लंदन भाग गया, हम केस लड़ेंगे, हम लॉयर्स हायर करेंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में उसका केस चलाएंगे, ये सब करेंगे। तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी तो हमारा खर्चा होगा, फिर ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी वो भी नहीं पता, तो हम इसके लिए आपको 1800 करोड़ रुपीस दे देंगे। अब ये 1800 करोड़ की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, डूबती हुई कंपनी, इन्होंने एक्वायर कर ली। अब ये बैड बैंक की मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी, इनके पास एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, शिपिंग सेक्टर के हैं, स्टील कंपनीज के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उन कंपनीज को चलाना जानते हैं। अब ये सोचेंगे कि किंगफिशर को उड़ाया जाए या फिर बेच दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जितनी भी प्रॉपर्टी है सब बेच दी जाए। तो ये लोग इसको कंपनी को चलाएंगे। 1800 की कंपनी खरीदी, 1800 करोड़ की, 300 करोड़ और खर्च कर दिए उसको रिवाइव करने में, उसके प्लेन रूट्स लाइसेंस लेने में कि दोबारा से प्लेन उड़ाने हैं, ठीक है। 2100 करोड़ लगाए, 4 से 5 साल 10 साल के बाद ये कंपनी की वैल्यू फिर से हो गई 15,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब ये बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा कि मैंने 2100 करोड़ रुपए लगाए थे और 15,000 करोड़ रुपए, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, 10 साल के बाद ये 15,000 करोड़ की हो गई। तो कैनरा बैंक को, कैनरा बैंक को क्या मिलेगा, कैनरा बैंक को प्रॉफिट का 12% मिल जाएगा, ठीक है। अगर एसबीआई ने या एचडीएफसी ने इसमें इक्विटी शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, अगर एसबीआई भी इसमें इन्वेस्ट करेगा तो एसबीआई को भी रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये बैंक खुद से ये काम करेंगे तो मान लो एसबीआई को अपनी एक बैड लोन्स ब्रांच खोलनी पड़ेगी यहाँ पे। इस बैड लोन ब्रांच में किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एक स्पेशल एविएशन सेक्टर का कोई रिटायर्ड सीईओ लेके आना पड़ेगा, एक्सपर्ट, उससे पूछा जाएगा क्या करें, है ना। अब वो एसबीआई की एनर्जीज डाइल्यूट हो जाएंगी। ये वही वाला काम है कि तुम रद्दी वाले को ढूंढ रहे हो कि सबसे बढ़िया पैसे कौन देगा, है ना। तो इसीलिए तुम क्या करते हो, तुम एक्सपर्ट चीज़ों में अपना काम, तुम जिन कामों में तुम्हारा बेनिफिट ज़्यादा है तुम उसमें काम करोगे। एसबीआई नए लोन देने में फोकस करता रहेगा, पीएनबी नए लोन देने में फोकस करता रहेगा,
नीरव मोदी को यूके से पकड़ के लाना पीएनबी का काम नहीं है, वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है, इनकी स्पेशलिटी ये है, ठीक है। इसमें लीगल ब्रांच होगी जिसमें अच्छे अच्छे लॉयर्स होंगे जो एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस लड़ेंगे। ये बैड बैंक के फायदे हैं। बैड बैंक को सेटअप करने के लिए बैंक्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके कैपिटल में। क्लियर? Okay, Himani, you have enrolled for the pre-lab test series, but you are not able to browse the test. I have also complained to your team. Okay, we'll look into that, Danish and Himani. Okay, it will be resolved by the end of the day today. Clear? Let me be free from this class. अब ये समझ में आया? तो इस तरह से ये काम होगा. Canara Bank will be the lead sponsor. अब इस बैड बैंक का नाम क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और बैड बैंक विद 12% स्टेक इन दी एंटिटी। कैनरा बैंक की शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी इस कंपनी में? 12%। अब कैनरा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। द प्रपोज्ड एंटिटी वुड टेक ओवर द स्ट्रेस्ड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स टू सेल टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव अब बैड बैंक क्या करेगा? बैड बैंक भी इतना ज्यादा लोड नहीं ले रहा कि हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स को हायर करे। ये आगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को ये बेच देगा। वो ऐसे फंड्स जो सस्ती प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। डन। नाउ a bad bank is a bank set up to buy the bad loans and other illiquid holdings of an other financial institution. Illiquid मतलब जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। The entity holding significant non-performing assets will sell the holdings to the bad bank at market price. अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पे 2500 का जो लोन है वो 1800 में दिया जाएगा। नहीं, 2500 का लोन 2500 में ही दिया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स। मार्केट प्राइस पे दे विल सेल देयर होल्डिंग्स। जितने का लोन था विजय माल्या ने नहीं पे किया उतने का ही बैड बैंक परचेज कर लेगा, ठीक है। सो बाय ट्रांसफरिंग सच एसेट्स टू द बैड बैंक the original institution PNB or SBI may clear its balance sheet, although it will still be forced to take write downs. Although it may still be forced to take write downs. Write down मतलब जैसे एक बैंक होता है ना, अगर मान लो ये SBI है, SBI के एसेट्स क्या हैं जो उसने लोन दे रखे हैं। अब वो जो लोन्स की रिकवरी नहीं हो रही, 2500 का लोन है 2500 करोड़ का, तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ये कहता है कि अगर किसी बैंक के बैड लोन्स हैं तो बैड लोन्स का 9% जो हम कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हम समझते हैं ना, वो ये है। यानी कि इसका 9% बैंक को रखना होगा। बैड लोन्स का 9% कैपिटल बैंक का खुद का होना चाहिए, उसको रिजर्व में रखना जरूरी है, ठीक है। अब एसेट है 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ के 9% बैंक को साइड में रखने होंगे एसबीआई को। अब अगर एसबीआई इसको नहीं रखना चाहता तो एसबीआई शुड क्लियर इट्स बैलेंस शीट ऑफ द डर्टी एसेट्स, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है जैसे तुमने अपने किसी ऐसे दोस्त को पैसे दे रखे हैं जो देने का नाम ही नहीं ले रहा, तो तुम्हारे पापा तुम्हें बोलते हैं, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने 1,50,000 25,000 दे रखे हैं, या मान लो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, ठीक है, EMIs उनकी आनी है, जस्ट एक एग्जाम्पल के वजह से। अब माई डैड टेल्स मी माई डैड इज RBI, ठीक है। अब वो मेरे को ये कहते हैं कि बेटा देखो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये विजय माल्या जैसे लोग हैं, सुन लेना एक मिनट, ठीक है, तो अगर ये पैसे नहीं देंगे तो तुमने क्या बंदोबस्त किया है। मैं बोलूँगा नहीं नहीं पापा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दे देंगे, है ना, विजय माल्या जैसे हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट गेट मी रॉन्ग, तो मैं ऐसे क्रिएटिवली एग्जाम्पल देते रहता हूँ। तो माई फादर टेल्स मी बेटा ऑन अ कॉशियस नोट यू शुड कीप 9% असाइड फॉर दीज पीपल। तुमने इनसे जितने लोन दिए हैं इनको, उसका कम से कम 9% साइड में रख दो। क्यों साइड में रख दो? इसीलिए साइड में रख दो कि तुम्हारे खर्चे तो हैं ही, कल को तो एम्प्लॉयज तुमसे सैलरी मांगेंगे, जिन डिपॉजिटर्स ने पैसे रखे हैं तुम्हारे पास, जिनकी डिपॉजिट्स हैं, अगर वो ATM से विड्रॉ करेंगे तो तुम कहाँ से दोगे,
बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए अगर इनको ये पैसे नहीं रखने तो इनको ये वाले जो गंदे वाले एसेट्स हैं ना, जो लोन पे ईएमआई टाइम पे नहीं देते, ठीक है, इनको बैड बैंक को बेच देने चाहिए। बाय सेटिंग अप अ बैड बैंक, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। एक तो बैड लोन्स को टेक केयर करने के लिए बैड बैंक आ गया। अब ये लोग मजे मारते थे कि बैंक का ध्यान नहीं है, बैंक ना तो नीलामी करवा रहा है, इनकी विजय माल्या को वापस भी लाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये लोग जो मजे मार रहे थे उससे बचने के लिए ये किया जा रहा है। क्लियर? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड सर आप ऐसे इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाते हो? यस, ऐसे इकोनॉमी, ये कैसा क्वेश्चन था, राइट? गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ऐसे इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। टुडे आई एम इन द मूड, सो बेयर मी। समझ में आया? सो दिस हेल्प्स बैंक्स और FIs clear off their balance sheets by transferring the bad loans and focus on its core business lending activities, right? Clear है सबको? So large debtors have many creditors. जो बड़े बड़े लोन बैंक देने वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे ये सब होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए concerns of such banks, suppose for example a bank sells bad loans, then it has to take a haircut. अगर बैंक बैड लोन सेल करता है, 2500 वाला एसेट उसे 1800 में बेचना पड़ेगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो रिकवरी एजेंसी है वो ये बोलेगी कि क्या पता विजय माल्या लोन देगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बैड बैंक बैंकों के द्वारा सेटअप किया गया है, तो उसमें हेयर कट का मतलब क्या होता है? हेयर कट का मतलब ये है कि जो लोन की एक्चुअल बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, जो लोन 2500 करोड़ का विजय माल्या को दिया था, वो उस पर कट लगेगा 2200, 2100 करोड़, ठीक है, अगर किसी और को वो एसेट बेचा जाता है। लेकिन बैड बैंक में इसका साइंटिफिकली इसको सेल ऑफ किया जाएगा, सब कुछ चेक करके। क्लियर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, द RBI नोटेड इन इट्स रीसेंट FSR दैट द ग्रॉस NPAs ऑफ द बैंकिंग सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू शूट अप टू 13.5% ऑफ इट्स एडवांसेस by September 2021 from 7.5% in September 2020. KV कामत कमेटी का नाम नोट करोगे। It noted that the corporate sector debt worth rupees 15 lakh crore has come under stress after COVID-19 hit India, while another 22 lakh crore was already under stress before the pandemic. 37 लाख करोड़ रुपए के ऐसे एसेट्स, ठीक है? तो अगर तुम्हें इसका 1 लाख करोड़ भी मिल जाए, तुम UPSC IAS अगले जन्म, उसके अगले जन्म तक भूल जाओ, राइट? इतना पैसा इसमें अटका हुआ है, राइट? नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, ये एडिटोरियल काम का नहीं है, इनविजिबल टैक्स और ये सब। इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रेकन्ड टू हैव हिट अ 25-year रिकॉर्ड ऑफ नियरली 13%। होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, अभी तो तुम क्या करते हो, ये गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन पे जो इन्फ्लेशन लेवल है उसको WPI से मेजर किया जाता है, ठीक है? यानी कि पिछले महीने, जो अप्रैल के महीने में जो चीज 100 रुपए की अवेलेबल थी, वो मई के महीने में 113 रुपए की अवेलेबल हो गई है। समझ में आया? ठीक है, अप्रैल में द आइटम विच वॉज अवेलेबल फॉर 100 रुपीज। क्लियर? रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब तुम खड़े पांव जाते हो बगल की किराना स्टोर पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने, ठीक है, ये उसका काउंटर है, यहाँ पे लिखा कोका कोला और ये सब, और तुम बोतल परचेज कर रहे हो, तो ये है रिटेल इन्फ्लेशन। लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी, तुम क्या करोगे? बहुत सारी बल्क में आइटम्स परचेज करनी होगी, जहां से ये किराने वाला परचेज करता है, राशन वाला, तुम वहां से इसे परचेज करोगे, राइट? तो इसीलिए यहां पे इन्फ्लेशन को मेजर करना जरूरी हो जाता है। अब अगर यहां से और यहां में इन्फ्लेशन में काफी डिफरेंस आ रहा है, अब आप देखोगे होलसेल प्राइस पे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीछे से जो प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, वहां से प्रोडक्शन उतनी नहीं आ रही। वो जो चीज मैंने तुम्हें बॉन्ड यील्ड में समझाई, प्रोडक्शन एकदम से थोड़ी बढ़ जाएगी। RBI ने बोला रेपो रेट कम कर दिया, सबको लोन देना शुरू कर दिया। SBI ने, HDFC ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, मेरे जैसे लोग पहुंच गए लोन लेने, क्रेडिट कार्ड और ये सब, तुम्हारे जैसे भी पहुंच गए। तो एकदम से जब मार्केट में पैसा आ जाएगा, क्या एकदम से आलू अपने आप उगने लग जाएंगे? नहीं उगेंगे। तो इसीलिए प्रोडक्शन में जब दिक्कत आती है तो होलसेल में दिक्कत आने लगती है। लेकिन अगर होलसेल से लेकर
रिटेल तक का जो सफर है यहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही हो, अगर रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, होलसेल पे कम है, इसका मतलब लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में, गांव में वेयर हाउस है, गांव से शहर तक जाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा आ रहा है, या फिर होलसेलर क्या कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, यहां पे गड़बड़ है। तो ऐसे टाइम पे क्या करती है सरकार? सरकार डराती है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर छापेमारी शुरू कर देती है कि जिन्होंने गोदाम में, गोडाउन में अपना माल छुपा के रखा है वो बेचना शुरू कर दें, राइट। एमआरपी से ज्यादा अगर कुछ चीजें बिक रही हैं तो उनका दाम कम करने की बात करी जाती है। लेकिन अगर यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यहां से उत्पादन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ेगी। समझ में आया? क्लियर है ये? वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस, अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? फ्यूल प्राइसेस जो 100 रुपए लीटर हो गए, राइट, मोदी जी हो गए हैं प्राइसेस, मतलब इतने ज्यादा प्राइसेस, इतना भाव बढ़ गया। दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्सेस वर अ की फैक्टर इन ड्राइविंग अप बोथ इन्फ्लेशन इंडिसेस, दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क। Retail inflation in food hit a 6-month high of 5% from barely 2% in April, with pulses and eggs as well as edible oils leading the surge. Fuel and light inflation. Fuel यानी कि तेल और बिजली का जो खर्चा है 11% हो रहा है, ठीक है। डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस्ड द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान, 100 रुपीज से ज्यादा हो गया श्रीगंगानगर में। वाइल द फ्रेट कॉस्ट, फ्रेट मतलब कार्गो, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, दे एड अप ऑन द टॉप ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, उन्होंने और जल्दी में घी डालने का काम किया है। इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड 6%। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कुछ इन्फ्लेशन तो ऐसी होती है जो काफी वॉलेटाइल होती है, जो चीजें काफी बार उधरती, जिनके प्राइसेस काफी बार उतार चढ़ाव जिनके प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ इन्फ्लेशन ऐसी होती है कि जो स्टेबल रहती है, जैसे कभी तुम देखते हो प्याज के दाम बढ़ गए, अरहर की दाल के दाम बढ़ गए, तो उसे क्या बोला जाता है? अरहर मोदी, राइट। अरहर की दाल के दाम बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर का नाम लगा दिया। प्याज के दाम बढ़े थे तो बोले अटल जी दे दो, वाजपेयी जी दे दो 1 किलो, क्योंकि प्याज का दाम 100 रुपये हो गया था। तेल का दाम भी ऐसे उतरता गिरता रहता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो ऐसी आइटम्स के प्राइस को जब हम माइनस कर देते हैं इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन में से माइनस द प्राइसेस ऑफ वॉलेटाइल आइटम्स, तो क्या बचता है? कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट कर दें फूड और फ्यूल के प्राइसेस को, कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 मंथ्स एंड इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। यानी कि वाकई ही इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये सिर्फ चुनिंदा आइटम्स की वजह से नहीं बढ़ रही, पेट्रोल वगैरह की वजह से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब आरबीआई के लिए ये इंडिकेशन है कि आरबीआई जब अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लेके आएगा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा, तो आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने होंगे। अकोमोडेट कर लिया निर्मला को बहुत, थोड़ा अब गरीब आदमी की तरफ भी ध्यान देना होगा। उसे नहीं आती इकोनॉमी चलानी तो तुम उसके नंबर बढ़ा बढ़ा के, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर करके साथ नहीं दे सकते। शक्तिकांता दास सर की बात हो रही है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर को, जो तुम्हें याद है जो हमने सी रंगाराजन वाला आर्टिकल मैंने पढ़ाया था इन्फ्लेशन वगैरह की आरबीआई पॉलिसी के ऊपर, जो एडिटोरियल आया था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के जस्ट आफ्टर, याद है वो आर्टिकल? आज उस आर्टिकल में जो हमने फंडामेंटल्स समझे थे वो सारा कुछ, यस। मस्टर्ड ऑयल, देखो मैडम को ये संकेत दिए जा रहे हैं। मैडम ने पिछली बार कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती, लोगों ने बोला कि मैडम प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो मैडम ने बोला मैं प्याज नहीं खाती, ठीक है। फिर मैडम से पूछा कि मैडम ये गाड़ियों की सेल क्यों कम हो गई है? मैडम ने बोला प्रोबेबली पीपल मस्ट हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय उबर ओला, दिस इज हाउ शी स्पीक्स, है ना। मैडम ने बोला कि शायद लोग जो हैं उबर ओला से चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कारें खरीदना कम कर दी हैं। फिर अब मैडम से अगर कोई पूछेगा कि मस्टर्ड ऑयल का तेल 220 रुपये लीटर क्यों हो गया, तो मैडम बोलेगी मेरे बाल देख रहे हो सफ़ेद हैं, मैं तेल नहीं लगाती, राइट। प्रोबेबली समबडी इज टेलिंग मैम दैट शी शुड स्टार्ट अप्लाइंग हेयर ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, राइट। नाउ गीता, मैं भी मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानना था, राइट। सो दिस इज देयर, क्लियर है। रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ, मतलब प्रिंट क्या है? जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आया है।
आफ्टर एवरेजिंग अ स्टीप 6.2% थ्रू 2021, आरबीआई गवर्नर से पूछा गया कि क्या है. आरबीआई गवर्नर हैड रिमार्क्ड अर्लियर दिस मंथ दैट इट ब्रॉट सम रिलीफ एंड एल्बो रूम फॉर स्टिकिंग विद द ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो आरबीआई से जब पिछली बार पूछा गया तो आरबीआई के गवर्नर ने ये बोला कि अभी भी हमारे पास एल्बो रूम है, थोड़ी गुंजाइश है कि हम सरकार की मदद कर सकें. राइट, ये मैंने सच बोला है, मैं मैडम का मजाक नहीं उड़ाता. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री. राइट, इफ एनीथिंग मेज इन, ये चेक कर लेना तुम, ये उबर ओला वाली बात भी सच है और प्याज वाली बात भी सच है. राइट, तो मैडम से ये समझ में आना चाहिए, बेटा गरीब आदमी तो प्याज खाता है ना, आप नहीं खाते तो वो तो खाता है. राइट, तो you should not be talking like that when you are the finance minister of a country of billion plus people. Now, though the bank's monetary policy committee may not switch away from its dovish policy, dovish matlab maintaining the interest rates at the same rate, no further easing of interest rates can be expected at these price levels. नो अब मतलब अगली बार रेपो रेट चेंज नहीं होगा. हम ये तो नहीं कह सकते कि रेपो रेट इंक्रीज होगा, ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन रेपो रेट डिक्रीज होगा ये बिल्कुल गलत होगा ये कहना. ठीक है, अब दिक्कत क्या है, हम इसे क्यों समझ रहे हैं? दिक्कत ये है कि इसका मतलब अब आगे फिस्कल पॉलिसी को अपना तोड़ निभाना होगा. तोड़ निभाना समझते हो ना, कि जब लैला ने काम कर दिया है, नहीं जब मजनू ने काम कर दिया है तो लैला को भी अब काम करना होगा. जब शक्तिकांता दास सर ने अपना रोल निभा दिया है, ही हैज अकोमोडेटेड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज मच एज ही कुड. नाउ इट्स द टर्न ऑफ द लैला, नाउ इट्स द टर्न ऑफ फिस्कल पॉलिसी मैनेजर, दैट इज मैडम निर्मला सीतारमन. मैंने सिरमला नहीं बोला था. राइट, दैट इज मैडम निर्मला सीतारमन, दैट शी शुड इफेक्टिवली कट डाउन द जीएसटी एटसेट्रा टू बूस्ट डिमांड एंड द जीएसटी ऑन दोज आइटम्स. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे दी जा रही है, उसके बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, वैसे ही डोमेस्टिक यूटिलिटी, डोमेस्टिक नेसेसिटी ओरिएंटेड आइटम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मस्टर्ड ऑयल जैसी आइटम्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा. प्रोडक्शन सब्सिडीज देनी होंगी या फिर उन पे जीएसटी कट करना होगा. राइट, ताकि लोग उसे अफोर्डेबल वे में खरीद सके और जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है वो कम हो सके. राइट, clear? Now, most economists expect inflation to remain higher than average 5.1% estimated by central bank for this year. सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी, लेकिन इकोनॉमिस्ट जैसे सी रंगाराजन और बाकी के जो लोग हैं उनको लगता है इन्फ्लेशन ज्यादा होगी. अब सॉल्यूशन क्या है? इफ द गवर्नमेंट वांट्स आरबीआई टू परसिस्ट विद इट्स अकोमोडेटिव अप्रोच टू फैसिलिटेट ग्रोथ, इट मस्ट टेक सम एक्शंस ऑफ इट्स ओन टू कर्ब प्राइसेस. मैंने यही बोला ना कि अब फिस्कल पॉलिसी को, दोनों एक तराजू की तरह है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दोनों को अपना अपना काम करना होगा. अगर आप ये कहो कि तराजू का एक तरफ, एक वाला जो फिजिकल बैलेंस का एक साइड है सिर्फ वही काम करेगी आरबीआई, तो ये ज्यादा देर नहीं चलेगा. अब मॉनेटरी पॉलिसी की जगह फिस्कल पॉलिसी को भी ध्यान देना होगा. अगर ये दोनों बैलेंस्ड वे में, इफ दे बोथ वुड नॉट वर्क इन टैंडेम, TANDEM, then there is going to be a problem in the long run. Not only long run, as you can see, RBI has been accommodating the government, accommodating the inflation indicators for last 1 or 1.5 years now. रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखा गया ताकि बोरोइंग बढ़े, ताकि जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, टाटा, अंबानी, अदानी और बड़े कॉर्पोरेट्स, वो सरकार से प्रोजेक्ट्स के लिए, नए कारों के प्लांट लगाने के लिए, स्टील प्लांट लगाने के लिए, कोयला उत्पादन के लिए सरकार से लोन लें और लोगों को रोजगार दें. लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. तो अब कीन्स की थ्योरी लगाने की जरूरत है. फिस्कल पॉलिसी, कीन्स ने क्या कहा था, जब ऐसे तरह के पैंडेमिक, रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, तब आप कितने भी लोन देने की कोशिश कर लो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर जोखिम नहीं उठाएगा. व्हाई वुड प्राइवेट सेक्टर टेक द रिस्क? लोन तो लोन है ना, देना तो है ही. इसीलिए गवर्नमेंट को सामने आना होगा. हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं उन पे पैसा खर्च करो, मनरेगा पे पैसा खर्च करो, गरीब आदमी की जेब में पैसा आएगा, वो पैसा खर्चेगा. डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाएगा सप्लायर, तभी डिमांड रिवाइव होगी. लोन देके सप्लायर को बोलोगे कि सप्लायर पहले पहल करे, उत्पादन करे, क्योंकि उसको सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ये एक सपना है.
ये एक ख्वाब है। क्यों करेगा वो? 10,000 करोड़ का लोन कोई क्यों लेगा जब कार लेने वालों की जेब में पैसे नहीं है? कंप्यूटर कोई क्यों बनाएगा, लैपटॉप कोई क्यों बनाएगा जब रोजगार नहीं है, राइट? ये था इकोनॉमी के लिए आजकल, ठीक है। नाउ the government has to curb prices including the meaningful cuts in the fuel taxes. GST एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स पे लगाई जा रही है, 100 रुपए लीटर तेल हो रहा है, उसको कम करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्राइसेस में कितना योगदान होता है ट्रांसपोर्टेशन का? 20%। अगर हमारे यहाँ कोई आइटम, कोई सब्जी 100 रुपए किलो बिकती है तो उसमें 20 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है महानगरों में, दिल्ली, बेंगलुरु और ये सब में, ठीक है। तो 20 रुपए को तुम और बढ़ा दे रहे हो तेल का दाम बढ़ा के। सब्जी में यदि इन्फ्लेशन, वेजिटेबल या डेली नेसेसरी ओरिएंटेड आइटम्स में, दूध, चाय पत्ती, इसमें इन्फ्लेशन कम करना है तो तेल में इन्फ्लेशन कम करना होगा। So far the government has only obfuscated the issue with arguments ranging from the state with arguments state। अब मैडम को ये कहा गया कि आप तेल के टैक्सेस कम क्यों नहीं कर रहे, बोल रही पहले स्टेट्स कम करेंगी। समझ में आया ये क्या बदला है? मतलब स्टेट्स को, फिर दूसरा ये कह दिया टू लेट्स ब्रिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, फिर बोला कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर ले आएंगे तब कम करेंगे। मैं तुम्हें आज इकोनॉमिक्स समझा दूं, ज़्यादा आर्टिकल्स मेरे को कवर नहीं, ये इशू को फंडामेंटली अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, अगर देखो 100 का 0% कितना होता है? 0, ठीक है। 0 का 100% कितना होता है? या 0 का 18% कितना होता है? बताओ। 0। मैडम को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अगर सेल ही नहीं होगी, सेल 0 होगी तो क्या कमा लोगे? इन्होंने क्या किया है जिंदगी में, कभी तुम जो लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे नहीं हो, कभी भी आईएएस बनोगे या कुछ करोगे, इकोनॉमिक सर्वे जो भी करोगे, ये देखना कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड आइटम्स पे जिनसे उत्पादन बढ़ता है, ऐसे टाइम में जब इकोनॉमी इतने गहरे रिसेशन में हो, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम प्रोडक्शन ओरिएंटेड आइटम, ऑयल पे, पेट्रोलियम पे जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी लगा के पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का टैक्स लगा के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फिस्कल डेफिसिट को लेसर करना है, कम करना है, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, या तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड आइटम्स के प्राइजेस पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह को कम कर दो, लोगों को तेल 70 रुपये आ रहा है, जीएसटी एक्साइज ड्यूटी कम कर दो और थोड़ी सी सब्सिडी दे दो अगर देनी है तो। सब्सिडी नहीं देनी मत दो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स पेट्रोल पे ऐसे टाइम में मत लगाओ जब लोग ऑलरेडी खरीदना नहीं चाहते। इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को एक इंसेंटिव मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, 100 रुपीज़ की आइटम उसने प्रोड्यूस करी, और ये आइटम अगर तुम एक्साइज ड्यूटी लगाते हो तो 20 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, 120। कस्टमर को बोल रहे हो 120 रुपये की आइटम है मत खरीदो, कोई क्यों खरीदेगा? 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क अगर 12 रुपये हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, फैक्ट्री का जो जनरेटर चलाना है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन करना है डेयरी मिल्क को, उसकी वजह से बढ़ गई, तो मैं खरीदूंगा? मैं छोड़ूंगा? छोड़ यार, क्या करना है? मैं सोचूंगा कि नहीं खानी मेरे को, मैं बाद में खाऊंगा जब प्राइस सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसका प्राइस 100 रुपये ही रहेगा तो क्या मैं खरीदूंगा? हाँ, मैं इसको खरीदूंगा। इस 100 रुपये में 12% जीएसटी ऑलरेडी है ना, ये 12% सरकार को मिल जाएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपये में 12 मतलब 12 रुपये है, तो ये 12% आपका फिस्कल डेफिसिट कम कर देगा। अब सोच मैडम की है कि यहाँ पे जीएसटी लगा, अब यहाँ पे जीएसटी लगा के कमाई करनी है या यहाँ पे सेल पे जीएसटी लगा के कमाई करनी है? यहाँ पे प्रोडक्शन पे जीएसटी लगाओगे, रॉ मटेरियल पे, वो आइटम्स जो आपकी प्रोडक्शन में जाती हैं उन पे जीएसटी लगाओगे तो बैंड बजेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? जीएसटी लगा दिया तो ये लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे, तेल खरीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो आपके मेरे जैसे लोग भी 2-3 साल अगर ऐसे चलता रहा तो मनरेगा में जॉब मांगते हुए मिलेंगे। या फिर मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, एसएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, यूपीएससी में वैकेंसी कम क्यों हो गई, ये सब बातें करते हुए मिलेंगे। ले दे के प्रेशर तो वही मैडम पे ही पड़ा। तो इतनी सी बात है, क्यों समझ नहीं आती? ऐसे टाइम में ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह अगर आप पेट्रोल पे लगाओगे, उत्पादन, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगी तो देते रहो लोन, करते रहो रेपो रेट कम, कोई क्यों खरीदेगा? रेपो रेट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दोगे, कोई लोन क्यों खरीदेगा जब तुमने इनहिबिशंस क्रिएट कर रखी हैं प्रोडक्शन करने में?
समझ में आया? ऑयल से प्राप्त रेवेन्यू को इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन पे खर्च करना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, न्यू सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। बच्चे वो सब तब ठीक है जब सिचुएशन नॉर्मल हो, ठीक है। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कोई क्यों खरीदेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल आज तो महंगी है ना। पहले तो ट्रेन को पटरी पे तो लेके आओ, उसके बाद सोचेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलनी है कि ऑटोमोबाइल कन्वेंशनल डीजल फ्यूल से चलनी है ना। अभी तो इकोनॉमी डीरेल हो रखी है। रिफॉर्म्स के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम सोचो कि मैं अभी यूपीएससी कर रहा हूँ, मैं कोचिंग लूँ कि नहीं, पहले तुम स्टेबल माइंड के होगे तभी तो ये सोचोगे ना ये सब। अभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नाउ and the latest claim by the petroleum minister, who admitted that the prices are problematic but the government is saving money to spend on welfare schemes. मनी सेव करने से नहीं, इन्वेस्ट करे सरकार को। कीन्स ने ये कहा था, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बड़े बड़े आज के जो थिंकर्स हैं, रंगा राजन फंगा राजन, उनको भी छोड़ दो। जेएम कीन्स ने ये कहा कि जब ऐसा टाइम होता है, क्राइसिस वाला, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो सरकार को खर्च करना चाहिए। ये सरकार उल्टी खोपड़ी है कि पैसे इस टाइम कमाने में लगी है, कमाई कैसे हो जाएगी, लोग क्यों खरीदेंगे 100 रुपये तेल, राइट। ये दिक्कत है। तो यहाँ पे इसको समझ में आ गया। फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेज एंड हायर मेडिकल कॉस्ट्स since the pandemic's onset, the persistently high inflation is untenable, right? No welfare scheme can offset its disproportionately adverse impact on the poor. मैंने तुम्हें पुअर और मिडिल क्लास सभी के वैसे ही इकोनॉमी ये पूरा समझा दिया, समझ में आया? कोई भी वेलफेयर, अब सरकार अगर ये कहे कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, वो तो यही बात हो गया कि अगर एक फादर किसी फैमिली में कहें कि हम बच्चों की बुक्स के दाम बढ़ा दे रहे हैं, या हम बच्चों की बुक्स के लिए पैसे नहीं दे रहे क्योंकि इनकी वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, या हम आज बच्चों को गाड़ी चलाने इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनकी वेलफेयर के लिए बचा रहे हैं। वो बच्चा जिंदा रहेगा तभी तो वेलफेयर करोगे, खाने पीने को तो दो उसको, राइट। ये दिक्कत है। नाउ एन एक्विटल विद नो गुड बट द बैड एंड द अगली। यहाँ पे आर.के. विज सर छत्तीसगढ़ के काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है तरुण तेजपाल पे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। रीसेंट जजमेंट ऑफ अ ट्रायल कोर्ट एक्विटिंग तरुण तेजपाल, अ फॉर्मर एडिटर ऑफ द न्यूज मैगजीन who was charged in 2013 of having sexually assaulted an employee, a young woman journalist, during an event the news magazine had organized in Goa. ठीक है, गोवा में एक इवेंट हुआ था, तो तरुण तेजपाल ने अपनी ही कंपनी की, अपनी ही न्यूज़ मैगजीन की जो एडिटर थी या उनकी जर्नलिस्ट थी, उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था, ठीक है। इसकी वजह से तरुण तेजपाल को जेल हुई। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसको कोर्ट ने फटकार लगाई, ठीक है, कि आपकी गलतियों की वजह से तरुण तेजपाल को बाइज्जत बरी करना पड़ा। गोवा गवर्नमेंट फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट तेजपाल्स एक्विटल इन गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दोबारा से पिटीशन फाइल करी गई है, ठीक है। Solicitor General of India during the hearing said that the lower court's judgment lacked sensitivity regarding the crimes against women and awareness of the sections of criminal laws. तो इंडिया के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल को ये कहना पड़ा कि गोवा के जो जज थे लोअर कोर्ट के, उनकी गलती है, उनको वो सेंसिटिव नहीं है विमेन लॉ की तरफ, उनको क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस ही नहीं पता। द लॉ हैज इवॉल्व्ड, द एंटायर जजमेंट प्रोसीड्स एज इफ द विक्टिम इज ऑन ट्रायल। Okay, back in 2002, based on the recommendations of 172nd report of Law Commission of India, two major changes were made. Two major changes were made in the Evidence Act. Number one, the act was amended to prohibit the defense counsel from asking questions to the prosecutrix. Defense कौन है? तरुण तेजपाल का वकील। तो डिफेंस को एविडेंस एक्ट में ये कह दिया गया कि डिफेंस, जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी ना एक वो जो कौन सी एक्ट्रेस की मूवी है जिसमें ना एक शब्द ही नहीं बल्कि एक वाक्य है, राइट। तो तुमने वो मूवी देखी होगी द एक्ट्रेस एंड ऑल, जिन एक्ट्रेस के घर पे इनकम टैक्स के छापे आपे पड़े थे अभी अनुराग कश्यप के साथ, राइट। तो ना एक शब्द नहीं, तो वो वाली सीन यहाँ पे हुए हैं कि
डिफेंस क्या करता था? डिफेंस ये पूछता था कि आप उस लड़के के साथ क्यों घूम रही थी, यानी कि जो विक्टिम है, विक्टिम से ऐसे घिनौने, खासकर रेप क्राइम्स में ऐसे घिनौने क्वेश्चंस पूछे जाते थे ताकि उसको शर्म आ जाए, उसको एक डाउटफुल कैरेक्टर डिक्लेयर करने की कोशिश करी जाती थी। वो जो मूवी बनी है जिसमें तापसी पन्नू है शायद एक्ट्रेस, ठीक है, ये तापसी पन्नू, उनके लिए जो भी है, पिंक विंक है ना, तुम्हें सारे नाम पता है। अभी कुछ पूछा होता ना पिंक रेवोल्यूशन क्या है, इफ्ती, वेरी नाइस, पिंक रेवोल्यूशन के बताओ इंडिया के कितने एक्सपोर्ट्स होते हैं। नाउ यस, कैरेक्टर असैसिनेशन, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 2002 में ये चेंजेस लाए गए थे। द डिफेंस मतलब जो आरोपी का लॉयर है उसे डिफेंस कहा जाता है। डिफेंस वाज नॉट परमिटेड टू पुट क्वेश्चंस टू अ विटनेस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन अबाउट द जनरल इमोरल कैरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड एड्यूस एविडेंस। यानी कि क्या किया जाता था, कि ये बोला जाता था कि तरुण तेजपाल पे, फॉर एग्जाम्पल तरुण तेजपाल पे आरोप लगाने वाली ये महिला खुद ही बदचलन है मिलॉर्ड, इसीलिए मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। कैरेक्टर असैसिनेशन, भले ही वो महिला गलत हो, भले ही वो महिला प्रोस्टिट्यूट हो, लेकिन अगर उसकी मर्जी के खिलाफ तरुण तेजपाल ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया है तो तरुण तेजपाल गलत है। महिला का हक है कि वो किसी के साथ सोए या किसी के साथ इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट रिलेशनशिप बसाए, रात को 2 बजे आए, रात को 1 बजे आए, लेकिन क्योंकि वो किसी और के साथ रात को 1 बजे या 2 बजे आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जवाब हर रेप के लिए यस है, वो अवेलेबल है। अगर वो रात को 2 बजे कहीं ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप के लिए रेडी है या सेक्स के लिए उसका यस मान लिया जाए, ठीक है। ऐसी गलतियां 2002 में रोकने के लिए, 2002 के बाद रोकने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफेंस लॉयर को ये सब करने से मना किया गया था। इवन इफ इट इज हाइपोथेटिकली एज्यूम्ड दैट द सर्वाइवर हैड हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद समवन, it does not give any person the license to sexually assault her। जो बातें मैंने हिंदी में कही, ब्लंटली कही, वो थोड़ी अच्छे से दे रखी है, ठीक है। यस, डीएनए का आंसर नीचे डीएनए के आपको दिख जाएगा टैब, वहां पे आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें तुम इसमें इनकॉर्पोरेट करोगे। स्टेप्स टेकन बाय लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फॉर making the criminal justice system fair towards women। Steps taken by legislature for making criminal justice system or legal system fair towards women। Clear? यस, तो ये था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिपीटेडली सेड दैट द पर्पस ऑफ द क्रॉस एग्जामिनिंग अ सर्वाइवर ऑफ अ रेप इज नॉट टू ह्यूमिलिएट हर बट टू गेट टू द ट्रूथ ऑफ द केस। रेप सर्वाइवर से, रेप विक्टिम से अगर वो जिंदा बची हैं तो उनको बेशर्म या शर्मसार करने के लिए क्वेश्चन पूछना ये रीजन नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि डिफेंस लॉयर, तरुण तेजपाल के लॉयर कुछ टफ क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या वो महिला सही कह रही है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, या फिर वो झूठ कह रही हैं, ठीक है। देयरफॉर द क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट सेक्सुअल लाइफ ऑफ द सर्वाइवर should not have been permitted to be asked by the defense counsel as they violated the survivor's right to a fair trial, ठीक है। तो दिस इज देयर। तो लोअर कोर्ट के जज ने जब डिफेंस लॉयर ये सब कर रहे थे उन्हें नहीं रोका। The law does not permit the character assassination of a victim anymore। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। The conduct of a survivor of sexual assault cannot be cast in straight jacketed formula। conduct of survivor of a sexual assault, every individual behaves differently under given circumstances। When in this case the survivor had been entrusted with an important task by her boss during the event
एंड वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर जॉब, ठीक है, तो बाय एक्सपोजिंग हर बॉसेस क्राइम, अगर महिला तरुण तेजपाल की, वो जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल की इस हरकत को एक्सपोज कर देती तो उसकी जॉब चली जाती। तो जॉब का लालच देके या जॉब का थ्रेट देके अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी महिला को, अपनी एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय को असॉल्ट करता है, हैरेस करता है, तो उसे रेपिटेटिव सेक्स के केस के अंडर, कॉन्टिन्यूअस सेक्स या कॉन्टिन्यूअल सेक्स के अंडर दोषी ठहराया जाता है, ठीक है। हर ड्यूअल बिहेवियर क्या, इन द पब्लिक, यानी कि डिफेंस लॉयर ने ये कहा कि ये महिला दोगली है, ड्यूअल बिहेवियर है। कैसे? पब्लिक गेज में वो तरुण तेजपाल के साथ कंफर्टेबल रहती थी, ठीक है, लेकिन अब उसने थाने में, पुलिस में ये कंप्लेंट लिखा दी कि तरुण तेजपाल ने उनका रेप किया है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप पब्लिक में उनके साथ अच्छे से क्यों घूमती थी, राइट? तो उन्होंने बोला कि वो मेरे बॉस थे, मेरी नौकरी चली जाती इसलिए। तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड अननेचुरल, इट वुड बी टू स्टीरियोटिपिकल एंड पेट्रियार्कल to expect a survivor to be seen traumatized all the times, ठीक है, in front of everyone। तो हर टाइम वो ये सोचे, स्ट्रेस में रहे कि मेरा रेप हो गया, ये सब पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसीलिए 2-3 केसेस हैं, हम उनको नोट करेंगे, पूरे केस में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपर्णा भट्ट and others versus state of Madhya Pradesh. Supreme Court in Aparna Bhatt and others versus state of Madhya Pradesh and others specifically said that courts should desist from expressing any stereotypical opinion. 2014 में, 2010 में ऐसा हुआ था, एक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कह दिया था लिव इन रिलेशनशिप पे कि अगर कोई महिला खुद ही कीप बन के रहे, रखेल बन के रहे, तो उसे मुआवजे का, कॉम्पेंसेशन का, एलिमनी मनी का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। जजेस की तरफ से ऐसे स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स जब आते हैं कि अगर कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो वो रखेल बन के रह रहा है या कुछ ऐसा, तो उसको एलिमनी का कोई अधिकार नहीं है। ये सारे जो कमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा कमेंट्री जो जजेस की तरफ से चलती है, ये इंडिया में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये केस नोट करना है, नंबर 1। देन द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज रामदेव सिंह हेल्ड दैट द नेम ऑफ द विक्टिम शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द जजमेंट्स। तो यहाँ पे एनोनिमिटी रामदेव में आ गई, ठीक है। ये बाबा रामदेव नहीं है, वो तो नंग पुंग घूमते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका नाम तुम याद रख सकते हो, इसको याद रखने के लिए ANONIMITY, ठीक है। नाउ in held that the name of the victim should not be mentioned in the judgments, be it of that court, high court or lower court, and she should be described as victim in the judgment. It therefore implies that anything such as the survivor's husband's name, her email address, etc., which could reveal her identity should not have been mentioned in the judgment. It is against the spirit of the law, ठीक है। यानी कि हमारी सोसाइटी जिस तरह की है उसके अनुसार स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला मतलब स्टीरियोटिपिकल वे, ठीक है, कि हाँ ये महिला बैड कैरेक्टर की है सिर्फ इसलिए कि उसके पहले के सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुके हैं या रह चुका है, इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के अनुसार वो गलत कैरेक्टर की है, इमोरल कैरेक्टर की है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी अनबायस्ड ऑनेस्ट। हमारी सोसाइटी जैसी है उसके अनुसार अगर आप विक्टिम का नाम रिवील करते हो, रेप विक्टिम का, तो उसे गलत माना जाता है, राइट। मतलब ये माना जाता है, ये देखो ये वही महिला जा रही है जिसका रेप हुआ था, तुच्छ नज़रों से देखा जाता है ना, हीनस आइज के साथ में। इसीलिए ये सब मेंशन करना, रोकना, ये सब मेंशन करने से रोकना अपने आप में एक बड़ा एम्पावरमेंट है महिलाओं को आगे आने के लिए। मी टू जैसे कैंपेन्स MJ अकबर के खिलाफ लाए जाएं उनके लिए, है ना। मी टू मूवमेंट हुआ था ना जिसमें METO MJ अकबर जो कि कांग्रेस में मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने ये कैंपेन चला दिया था, ट्विटर हैशटैग चल गया था कि MJ अकबर इतने छिछोरे थे कि काफ़ी महिलाओं को छेड़ा था उन्होंने अपने ऑफिस में मंत्री होते हुए, राइट। तो गजब कलरफुल इंसान थे, तो इसीलिए उनके खिलाफ मी टू कैंपेन चल गया था। The entire emphasis on a fair investigation has to bring out the truth of the case before the court. तो ये सारा कुछ है। अब आगे आ जाते हैं, पुलिस मस्ट पुल अप देयर सॉक्स। 2-3 जजमेंट्स हमने नोट करी और इसके चलते जो इंडियन एविडेंस एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स अच्छी लाई गई उनको हमने नोट करना है। डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Needed the full disclosure on electoral bonds.
इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी वर गिल्टी ऑफ इलीगली एक्सेप्टिंग डोनेशंस फ्रॉम टू कंपनीज registered in India, but whose controlling shareholder was Vedanta, a foreign company. The court held that this was in contravention of the Foreign Contribution Regulation Act 1976, as the donations accrued from the foreign sources within the meaning of the law. ठीक है, दो 2014 में और 2010 में, मैं इसकी समरी बता दूं, ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे। 2014 में फॉरेन कंपनीज को डोनेशंस, फॉरेन कंपनीज से डोनेशंस लेना अलाउड नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन कंपनीज से डोनेशन लेना अलाउड नहीं था। लॉजिकल रीजंस हैं, क्योंकि तुम अगर अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत अबव हैं। हमारे यहाँ लोग 40% लोग हाशिए पे जीते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बेयर मिनिमम सब्सिस्टेंस पे। ऐसी अमेरिका जैसी कंट्री में लॉकहीड मार्टिन या बड़ी बड़ी कंपनी सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को या जो बाइडेन के लिए चंदा देती हैं, डोनेशन देती हैं कि तुम इलेक्शन जीत के आओ, बिजनेस रिफॉर्म्स लेके आना। अमेरिका इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वी इन इंडिया आर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हमारे लिए क्या है, नेशनलाइजेशन, सरकार काम करेगी, सरकार के कारखाने होने चाहिए, ये सब हम अभी तक प्रीच कर रहे थे। और ये हमारी कंट्री की डेमोग्राफी के हिसाब से सही भी है। क्यों कि अगर अदानी और ये सब सरकार को डोनेशन देंगे तो सरकार इनके इशारों पे नाचेगी। फार्मर ऑर्डिनेंसेस लाए गए, फार्म ऑर्डिनेंसेस जो बिल लाए गए 3, ठीक है, उसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? अदानी को हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को होगा, अमेजन को होगा, पेप्सी कंपनी को होगा। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे स्टेप्स अगर सरकार लेगी, कब लेगी? जब पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा चंदा, डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी और अपना डेट रिडीम करेगी, प्रॉमिस जो किया था उसको, प्रॉमिस वादा को निभाएगी, ताकि अगली बार ये बड़ी कंपनी फिर दोबारा से सरकार को मुनाफा दे, राइट, सरकार को डोनेशन दे, सरकार फिर दोबारा से इलेक्शन जीतेगी। भाइयों बहनों, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने अदानी को सब दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के टाइम पे यही हुआ। इसीलिए गरीब कंट्री के साथ में ये नहीं चलता। बिजनेस लॉबिंग बोलते हैं इसे, क्रोनी कैपिटलिज्म इसे बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार में कोल स्कैम, 2G स्कैम, सारा कुछ स्कैम हुए। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनीज डोनेशन देती हैं, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है, सरकार में आती है, सरकार बन के वही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे मुकेश अंबानी को फायदा हो, अदानी को फायदा हो। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, पेट्रोलियम फार्मूला। इसीलिए हमारी कंट्री में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि आप फॉरेन कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकते। लेकिन 2017 में बजट के साथ में ऐसी अमेंडमेंट्स लाई गई 2017 में कि पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन ले सकती हैं, फॉरेन कंपनीज से ले सकती हैं। तो उस टाइम अरुण जेटली से पूछा गया कि सर आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है कि फॉरेन कंपनी से डोनेशन लेंगे? उन्होंने बहुत ही अच्छा लॉजिकल रिप्लाई दिया। उन्होंने ये कहा कि जब काफ़ी सारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं, आज तुम धन एकेडमी देख लो, भैयाजू देख लो, किंगफिशर देख लो, टाटा, उनमें फॉरेन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगेगा। एफडीआई की लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं, एफडीआई लिमिट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, राइट। सिंस एफडीआई लिमिट्स हैव बीन इंक्रीज्ड टू अबव 51%, यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से जिस कंपनी में, भले ही वो कंपनी बिरला हो, बिग बाजार हो, लेकिन अगर उस कंपनी में किसी विदेशी कंपनी का शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा है तो टेक्निकली वो कंपनी फॉरेन कंपनी हो गई। तो उन्होंने कहा कि ढोल नगाड़े बजा के इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन जीतने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और जब सभी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 51% से ज़्यादा कर दी गई है, तो तुम क्या समझते हो कि बीजेपी या कांग्रेस ढोल नगाड़े बजा के जीत जाएंगी? नहीं, पैसा चाहिए, ठीक है। ये बात सही थी। लेकिन 2017 के उसी कानून में, लॉ में अमेंडमेंट लाते टाइम उन्होंने एक और चीज़ करी, 2010 का पाप और 2014 का पाप। कांग्रेस ने 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 को दरकिनार करते हुए, धच्चियां उड़ाते हुए, वॉयलेट करते हुए फॉरेन कंपनी से डोनेशन ले ली। लॉ तो 2017 में बना था, 2017 में, 2010 में कांग्रेस ने इसे वॉयलेट किया था, 2014 में बीजेपी ने किया था।
इन्होंने 2017 में जो अलाउ किया पॉलिटिकल कंपनीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को, वो 2014 से नहीं 2010 से अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक चेंज ये किया गया। फॉलोइंग दिस इंडिक्टमेंट, टू पार्टीज केम टुगेदर इन द लास्ट मेमोरेबल बाई पार्टीशन मूव। जीएसटी पे ये पार्टीज एक साथ नहीं थी, पार्टीशनशिप नहीं देखने को मिलती, लोकपाल पे नहीं थी, किसी भी मैटर पे ये दोनों पार्टीज एक साथ नहीं देखने को मिलती। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बिल जो पास किया वो ये था कि हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, बैक डेट से। कांग्रेस का भी गुनाह माफ हो गया, बीजेपी का भी गुनाह माफ हो गया। 2016 और 18 में गवर्नमेंट अमेंडेड एफसीआरए थ्रू द फाइनेंस बिल्स टू रेट्रोस्पेक्टिवली लीगलाइज द वायलेशंस। अब राइटर इसमें इन्हीं अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। While recently hearing a PIL by Association for Democratic Reforms, Supreme Court downplayed the concerns of the corrupting influence of anonymous corporate and foreign money. तो इन्होंने ये बोला कि anonymously जो पैसा इनको दिया जा रहा है वो कॉरपोरेट मनी जो है इसमें करप्ट करने के लिए दी जा रही है। एडीआर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड देखिए, ये जो पैसा एनोनिमसली देंगी ये कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, वो करप्ट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी लिया जा सकता हो रहा है ना, जो भी बोलना है। ठीक है, इट कुड हैव बीन द मनी इज बीइंग डोनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सट्रैक्ट सम पॉजिटिव बेनिफिट्स। ठीक है, तो दिया जा रहा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। बट इट ऑफर्ड अस वोटर्स द सजेशंस टू मैच द फॉलोइंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दरकिनार कर दिया। एडीआर जो कि अच्छा काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करप्शन के लिए या फिर फॉरेन मनी की इन्फ्लुएंस इसमें नहीं दिखेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन कंपनीज अनोनिमसली डोनेशन देती हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ सिचुएशन खड़ी कर दी हमारे वोटर्स के लिए। अर्लियर ओनली प्रॉफिट मेकिंग, और जो 2017-18 में जो चेंजेस लाए गए लॉ में, पहले क्या होता था, अगर मेरी कंपनी है जतिन वर्मा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तब तो ठीक है, तब तो मैं डोनेट करता भी अच्छा लगता हूं, है ना। लेकिन अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो भी मैं अब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता हूं। पहले ये था कि पॉलिटिकल पार्टी को वही कंपनी डोनेट कर सकती है जिसने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वो लॉ थोड़ा गड़बड़ था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हें पॉलिटिकल कनेक्शंस होने ज़रूरी हैं। तो लॉ को चेंज किया गया। उसका लॉजिक मैं देता हूँ। लॉजिक ये है कि पहले मैं डोनेशन दूंगा, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर मैं उसको पूरा करूँगा, फिर मेरी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करो, बेनिफिट्स लो और फिर आगे बढ़ो। राइट, कलयुग इसी को तो कहते हैं। तो नाउ द लॉस मेकिंग कंपनीज कैन ऑल्सो डोनेट। लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए दान देते थे ना पहले सतयुग में कि हे भगवान मेरी सुन लो, मेरी कंपनी तरक्की करे। अब क्या करोगे? हे भगवान मोदी जी सुन लो। समझ में आया? नाउ अर्लियर फॉरेन कंपनीज और कंपनीज वेयर द कंट्रोलिंग स्टेक वाज हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी could not contribute. Now they can. India's political parties could theoretically be fully funded by foreign company operating in India or by a foreign entity through a shell company. Greater transparency in political funding is needed. In 2017, the then Finance Minister Arun Jaitley said anonymous cash donations to political parties would be reduced from rupees 20,000 to rupees 2,000 to ensure greater transparency in political funding. अब अगर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी को पहले 20,000 रुपये देने होते थे, गुप्तदान महादान बोला जाता है, तो मैं सिर्फ एक 20,000 रुपये की पर्ची काटता जाता था पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस। पॉलिटिकल पार्टी का मुंशी वहाँ बैठा है कांग्रेस का, वो मुझे 20,000 रुपये की रसीद दे देता था। अब अगली बार मैं गया, इस बार मैं बीजेपी के ऑफिस गया, उन्होंने बोला कि कितने पैसे डोनेट करने, मैंने बोला 20,000, तो बोले नहीं कर सकते। मैंने बोला क्या करें? बोले कि 2-2 हज़ार करके कर सकते हो। मैंने बोला ये रहे 20,000, तुम पर्ची काटते रहना, काट के गुप्तदान करके डस्टबिन में डाल देना, मुझे नहीं चाहिए। यानी कि अगर मुझे 200 करोड़ रुपए डोनेट करने हैं तो 200 करोड़ रुपए मैं कर सकता हूँ, बस मेरी पर्ची कटवाने की 10 टाइम वो अमाउंट बढ़ जाएगी। 2-2 हज़ार की पर्चियाँ 10 टाइम्स ज़्यादा कटेंगी।
इससे क्या पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? क्या इससे ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग आ जाएगी? नहीं। कैश डोनेशंस को पूरी तरह से बैन करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि हमारे यहाँ के नेता इतने ज़्यादा समझदार दिखाते हैं अपने आप को कि ये जो रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म दिखाया गया, तो जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम लोगों को पड़ी नहीं है ये सब की, मेरा क्या मुझे क्या, है ना, मुझे क्या पड़ा यार, पेपर क्लियर करना है, मैं सिस्टम में घुस जाऊंगा, उसके बाद मेरे को क्या करना है, राइट। तो हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऐसा जीनियस रिफॉर्म अनाउंस करने के लिए गूदा चाहिए 56 इंच का, मतलब समझ रहे हो तुम, इट रिक्वायर्स द चेस्ट ऑफ एटलीस्ट 56 इंचेस टू कॉल इट अ रिफॉर्म। जतिन वर्मा कंपनी डोनेट नहीं करेगी, राइट। जतिन वर्मा कंपनी ऐसे पढ़ाएगी इसी अंदाज में कि तुम लोग यहाँ पे आके खुद पढ़ाओ एक दिन, समझ में आया। No, earlier there used to be an upper limit that a company can donate only 7.5% of last 3 years average profit. समझ में आया। पहले लिमिट थी कि 7.5% ही एवरेज प्रॉफिट का डोनेट कर सकते हो, अब कोई लिमिट नहीं है, आप 100% भी डोनेट कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं है तो भी डोनेट कर सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है। So this is there. However, the concurrent introduction of electoral bonds brought a new form of anonymity to thousands of crores of donations. It drastically reduced public and legislative oversight. Only ruling party via the state bank. अब जो electoral bonds हैं उन्हें आप स्टेट बैंक से ही परचेज कर सकते हो। ये मैं हूँ, ठीक है, और ये SBI है और ये पार्टी हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये पॉलिटिकल पार्टी की पार्टी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप डोनेट करोगे अगर तो वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है तो वो तो पता लगा लेगी। SBI के CEO को चाहिए फ़ोन जाएगा, बोलो कांग्रेस को कितने पैसे दिए हैं, बोलो BJP को कितने पैसे दिए हैं, टाटा ने, अंबानी ने, अदानी ने, ठीक है। ये है कौन, ये मान लो ये कोई कॉनमैन आया हैट वैट पहन के, अपना बेस बदल के, मुंह में सिगरेट लेके, ठीक है, इसको पैसे देने अगर SBI को, SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी, पैसे डोनेट करे, पैन नंबर एन नंबर सब लगा हुआ है, ठीक है, और अगर ये पैसा दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी को गया तो पॉलिटिकल पार्टी यदि BJP है तो BJP की तो फाइनेंस मिनिस्टर पता लगा लेंगी, SBI को फोन जाएगा, SBI के CEO को किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के चपड़ासी का, बोलेगा कि बताओ BJP बोलेगा बताओ टाटा ने कांग्रेस को कितने पैसे दिए हैं, तो SBI का चीफ बता देगा जी सर, यस सर, अभी बताता हूँ सर, समझ में आया। इमीडिएटली ही विल डाइवर्ज। लेकिन अगर लोगों को पता लगाना है कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं और बदले में उसको क्या मिला है, कोरिलेशन लगाना है, नहीं पता लग सकता, ठीक है। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन एंड ओपोजिशन पार्टीज डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नॉर डू द पब्लिक। ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, उन्होंने चैलेंज किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मार्च 2021 में कोर्ट ने इस पे रोक लगाने से मना कर दिया। क्यों नहीं लगानी रोक? क्योंकि जुडिशरी बाइक पे, धूम वाली बाइक पे सवार थी, समझ में आया। जस्टिस उस टाइम पे उन्होंने कहा कि नहीं, इंस्टेड द जजमेंट लिस्टेड सेवरल डॉक्यूमेंट्स विच सपोजिटली एस्टैब्लिश अ पेपर ट्रेल ऑन डोनेशंस। उन्होंने ये कहा पेपर ट्रेल, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप इसको अनिवार्य कर दो, पैन नंबर, आधार कार्ड, ताकि पेपर ट्रेल डोनेशंस की एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। All that is required is a little more effort to cull out such information, effort to take out such information from both sides, purchaser of the bond and political party, and do some match the following. इसलिए राइटर ने यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें मैच दी फॉलोइंग करना होगा। मतलब क्या कि आप पॉलिटिकल पार्टी से पूछो कि तुमको इस कंपनी ने कितने पैसे दिए। पॉलिटिकल पार्टीज RTI में नहीं आती, टन गोपाल। तुम्हें पता, हमें पता लगना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये तो पता लगे कि अदानी ने कितने पैसे BJP को दिए थे, उसके बदले में कितने एयरपोर्ट्स अदानी को दिए गए, कांग्रेस ने कितने पैसे विजय माल्या से लिए थे, उसके बदले में विजय माल्या को कितने के लोन दिए गए, राइट। ये पता लगाना हमारा वोटर का ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ वोटर ही नहीं है, भिखारी नहीं है, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा है, हम नागरिक हैं इस कंट्री के, हमें जानने के हक मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। This is impractical and plainly incorrect. RTI Act enables easier access to information held by public authorities. SBI is a public authority, लेकिन
SBI, अगर आप किसी से ये पूछो कि कितनी डोनेशन किस पर्सन ने किसको दी है, SBI ये बोलेगा कि ये उस व्यक्ति की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिड्यूशरी कैपेसिटी में SBI यानी कि वो बैंक ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। Suggesting a match the following is incorrect for 3 reasons. If we set aside individual donors and focus just on registered political parties or companies, we will find the full scale of registered entities is unknown. Even if registered companies filed annual financial statements, many do not disclose political donations. उनकी बैलेंस शीट में ये लिखा होता है सिंपल पॉलिटिकल डोनेशन, उसमें ये नहीं लिखा होता कि इतने कांग्रेस को दिए, इतने बीजेपी को दिए, इतने आम आदमी को दिए। आम आदमी को तो दिया ही नहीं, मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन हमें करनी होगी। अकॉर्डिंग टू बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस देयर आर क्लोज टू 25 लाख पोटेंशियल डोनर कंपनीज comprising just companies and firms. This includes about 12.6 lakh active private limited companies as of January 31, 2021. Unlike what is stated in the judgment, annual reports of all these companies are not readily accessible on the website of Ministry of Corporate Affairs. जस्टिस बोबडे ने हमें ये कहा जाते जाते कि अगर तुम्हें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कितने पैसे किस कंपनी से रिसीव किए हैं या किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए हैं, तो तुम यूपीएससी की, सभी नागरिक ये समझ लो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पहले तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से जाओगे, वहाँ से कुछ डेटा निकालोगे, फिर तुम एसबीआई में जाओगे, थोड़ा बहुत डेटा वहाँ से मिलेगा तो वो निकालोगे। ऐसे करके तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी पॉलिटिकल फंडिंग पता लगाने की पक्की हो जाएगी। मतलब समझ में आया? More than 12 lakh firms filed income tax returns for the assessment. इन्होंने बोला इनकम टैक्स रिटर्न में चेक करो कि कितने पैसे किस कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है। फिर तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओ, इस कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करो। कौन करेगा इतना टाइम? अगर तुम इतने मेहनती होते तो मेरा डीएनए कोर्स थोड़ी देखने आते, तुम ये सारी वेबसाइट खुद ही खोज लेते। अभी तो तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें आईएएस बनना है। एक आम नागरिक को क्या पड़ी है ये सब करने की, है ना? फर्म्स अनलाइक कंपनीज हैव नो रेगुलेटरी मैंडेट। अब ये तो चलो कंपनीज के तो फिर भी कोई निकाल लेगा, केजरीवाल अगर कोई पैदा हो गया तो पीछे ही पड़ गया अगर अंबानी के, है ना। लेकिन फर्म्स की कौन निकालेगा? जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनको तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार, सेबी के नियमों के अनुसार बैलेंस शीट वगैरह फाइल करनी होती है, डिपॉजिट करानी होती है, वो तो एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाती है। लेकिन बाकी कंपनियों, बाकी फर्म्स का क्या, जो लाला कंपनीज हैं, लाला फर्म्स हैं, ठीक है, तो उनको कुछ ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा फाइल नहीं करना होता, ठीक है। देन इवन इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड एंड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, दे विल नॉट स्पेसिफाई डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। Conveniently, Finance Bill of 2017 amended Section 182 of Companies Act of 2013 to remove the requirement for declaring disaggregated funding। यानी कि अगर ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे खर्चा दिखाया है पॉलिटिकल डोनेशंस, तो डिसएग्रीगेटेड दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे पहले डिसएग्रीगेटेड दिखाना होता था कि कांग्रेस को कितने दिए, बीजेपी को कितने दिए, समाजवादी को कितने दिए और बहुजन समाजवादी पार्टी को कितने दिए। अब नहीं दिखाना। एट बेस्ट कंपनी स्टेटमेंट्स माइट हैव अ टोटल अग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल द डोनेशंस इंक्लूडिंग फिलैंथ्रोपिक फंड्स। डन। तो ये था इस आर्टिकल में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दिस वॉज ऑल इन दीज 2 लेंथी आर्टिकल्स। Yes, I know the party that you are talking about. समझ में आया? Alright, so this was all. See you at 5:30. Those of you who've got the polity class with me. Alright guys? अच्छा, पार्टी नहीं, पार्टी हो रही है। Very nice. आकाश? Alright guys, thank you. Bye bye. It was a pleasure teaching you all today. कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे रह गए हैं उनको कल कवर करेंगे। डन? Done guys. हाँ guys, एक मिनट रुको, there is some announcements for you. मार्ग 25 जो लोग प्रीलिम स्पेशल और रेस्क्यू बैच में हैं उनके लिए मार्ग 25 is the code, ठीक है। मार्ग 500 is the code for you guys. The course fee we have kept around 3,000 rupees. If you are going to enroll yourself, which I would say you must, you have to use daily editorial analysis वाले जो students हैं
आई एम रिडीमिंग माई डेट, ठीक है। मैंने जो तुमसे बोला था कि यू विल बी बेनिफिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मार्क 500 इज द कोड। After applying this code, the fee will come down from 3,000 rupees to 2,500 rupees। और जो प्रीलिम्स स्पेशल बैच और रेस्क्यू बैच वाले हैं वो लोग मार्क 25 कोड लगा सकते हैं। ओके, मार्क 25 मीन्स 25% ऑफ फॉर देम। क्लियर? थैंक यू गाइज।